जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारी चैनल साइंस ज्ञानम में। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से हमारा टॉपिक जो है, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट PYQ करना, यानी जो भी 2011 से 2021 तक के पेपर हुए हैं, ठीक है। और पेपर तो 2022 में हुआ था जनवरी में। तो अब तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे CDP हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, उनके सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम उन 30 प्रश्न पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट के। तो 30 प्रश्न आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के करने वाले हैं, जो 2011 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्यों देना बेहतर है, मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। पहला है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। दूसरा है अधिगम को सरल बनाएगा। तीसरा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। चौथा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में सहायता करेगा। जब भी आप कोई भी प्रश्न करिए तो ऑप्शन सारा पढ़िए, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहला करके कर सकते थे, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाएगा, मतलब ये है कि मातृभाषा में बच्चे जो भी घर पे इस भाषा में जिस चीज़ों को किए हैं, अगर वो स्कूल में पहुँच रहे हैं, उसी में शिक्षा दी जा रही है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे उचित डी है। क्या है? डी है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में सहायता करेगा। मतलब ये है कि बच्चे जिस प्रकार घर के माहौल में हैं, घर की हर वस्तुओं, हर चीज़ों को, हर प्रक्रिया को समझ रहे हैं, उसी प्रकार अगर वो स्कूल में आ रहे हैं और बच्चों को उसी भाषा में समझाया जा रहा है, तो वो उससे जोड़ के आराम से पढ़ने में उनको सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? चौथा सही जाएगा, डी जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में सहायता मिलेगी। सब सीखे देख रहे होंगे, अगर जिसके घर में बच्चे होंगे, कि अगर 3 से 4 साल के बच्चों के लिए अगर कोई वस्तु है और वो उस वस्तु को जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, वही वस्तु करिए, अगर उसको आप दूसरे नाम से बोल रहे हैं तो 2 से 3 बार में तो मानने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मातृभाषा के लिए क्या है, वातावरण से बच्चों में सिखाने में सहायता करेगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी श्यामपट्ट पर जब एक ये आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं ना, और वो भी है क्या, बाल विकास और पैडागोजी है, तो इसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ सिद्धांत भी पूछे गए हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखते हैं 2011 में, तो इसमें ज़्यादा सिद्धांत नहीं पूछे गए। इसके बाद में जब आप देखते जाएंगे तो जैसे जैसे प्रश्न होते गए हैं, फिर प्रश्न बनता गया है, तो बहुत सारे सिद्धांत भी पूछे गए हैं। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो सबसे विशेष क्या है, जो भी आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लेखन में क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा क्लास में लेट से आता है तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले आप ये जानेंगे ना कि बच्चा लेट से क्यों आ रहा है, फिर कारण जानने के बाद ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या है? ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से हर 30 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, चाहे साइंस है, हिंदी है, कुछ भी। और जो टॉपिक चल रहा था, चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा कि टॉपिक को भी पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक को, और टॉपिक से जो प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर इसमें से भी कुछ प्रश्न पूछ सकता है, और क्या करता है, प्रश्न पूछने का तरीका ही रखता है, प्रश्नों को बदल सकता है। तो इस प्रकार जो भी, क्योंकि यूपी टेट में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक से, जैसे जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो उस प्रकार से भी सॉल्व करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। क्या है? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, या सस्वर अध्ययन द्वारा। किसके द्वारा? तो विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे? ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन डी सही है। किसके द्वारा? सस्वर अध्ययन, अधिगम द्वारा। देखिए, जैसे प्रवचन, अनुवाद करवा रहे हैं, पठन करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब, इन सब के द्वारा क्या है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा सही जाएगा? डी सही जाएगा। क्योंकि देखिए, गहन रटना हो जाता है, ये भी सही नहीं जाएगा। तो जो भी ऑप्शन हो बच्चे के हित में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही जाएगा। फिलहाल इसमें यही ऑप्शन दिया गया है, इससे बेहतर भी ऑप्शन दिया जा सकता है जो बच्चे के हित में हो, तो आपको उस हिसाब से लगाना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या
शिक्षित इसीलिए किया जाए कि व्यवसाय में कुशलता हो, या सामाजिक जागरूकता के लिए, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए ही, या व्यवहारिक जीवन के लिए। तो बच्चे की भलाई किसमें होगी? शिक्षा का कौन सा ऐसा कार्य किस प्रकार से दें कि जो बच्चे के हित में हो? तो क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। उसका व्यवहार किस प्रकार से है, ठीक है, उसकी जीवन की कला किस प्रकार से, वो पूरे अपने, उसका उद्देश्य ये रहे कि वो उस जीने की कला को सीखे, ठीक है। जब वो जीने की कला को सीखेगा तो उसका व्यवहार उसी प्रकार से जाएगा, फिर वो हर जगह से अच्छे से रह सकता है। तो क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। क्या है? आपसे पूछा गया है किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना है, या अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या उसकी उपेक्षा करना। अगर जैसे विद्यार्थी है जो अवांछित व्यवहार कर रहा है, तो उसके परिवर्तन के लिए आप क्या करेंगे? उसके परिवर्तन के लिए क्या विद्यार्थी को दंड देना? पहले यही होता था कि विद्यार्थियों को अगर कोई भी अवांछित व्यवहार कर रहा है, कुछ भी नहीं, तो उन्हें दंड दिया जाता था। लेकिन दंड देने से किसी भी विद्यार्थी में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत जाएगा। अभिभावक पे ध्यान देना बिना कारण जाने अगर किसी भी अभिभावक को पहले कर रहे हैं तो वो भी उचित नहीं है। तो आपका सबसे बेस्ट है सी। कौन सा? ऑप्शन सी है। जो भी अवांछित व्यवहार किया है, क्यों किया है, उसके कारणों को पहले देखेंगे, फिर उसके उपचार का प्रबंधन करेंगे। तो ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सीडीपी में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बच्चे के हित में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। हाँ, प्रश्न जैसे भी अभी मॉडरेट होते हुए जैसे जाएगा हाई लेवल तक, तो वहाँ पे जो सिद्धांत किस सिद्धांत से लिया गया है, उसमें सिद्धांत किसने दिया है, इस सबसे प्रश्न और बना दिया जाता है। लेकिन होगा ये प्रश्न बच्चे के हित में ही। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा है, क्या है? एक बधाई पत्र भेजा है। आप क्या करेंगे? क्या है? शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो क्या पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या उन्हें शुभकामनाएं देंगे? तो आप क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि आपका व्यवहार भी बच्चों पर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से। तो जब आपको बधाई पत्र दे रहे हैं बच्चे, तो क्या करेंगे? आप उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। ऑप्शन आपका डी सही है। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ के उसके बाद सबसे अच्छा देखना है कि कौन सा विद्यार्थी के लिए सही है, ठीक है। उस प्रकार से आपको लगाना है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सीटेट में भी लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आगे जब आप 2011 में इस प्रकार से बनाए गए हैं प्रश्न, लगभग सीटेट की तरीके से मिल रहे हैं अगर बात करते सीडीपी की। लेकिन आप जैसे 13, 14, 15 में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, वहाँ पर लगभग सारे फैक्ट पे ही हैं। देखिए प्रश्न को, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है, या व्यक्तिगत असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी, पूरे क्लास के विद्यार्थी नहीं, जब एक विद्यार्थी असफल होगा तो क्या होगा? व्यक्तिगत असफलता है। क्या है? व्यक्तिगत असफलता है। मतलब ये है कि जब जैसे विद्यार्थी एक है जो असफल हुआ है, अब वहाँ विद्यार्थी को जिस प्रकार से सारे बच्चों को समझाया गया उस प्रकार से उसको हो सकता है समझ में ना आया हो, ठीक है, उस तरीके से समझ में ना आया हो। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे व्यक्तिगत असफलता है। कैसी है? व्यक्तिगत असफलता है। विद्यार्थी असफल है। क्यों असफल है? देखिए प्रत्येक जो विद्यार्थी होते हैं उनकी आवश्यकता, उनकी हर सब्जेक्ट की अभिरुचि, उनकी समझने के तरीके, कोई विद्यार्थी लिख के समझते हैं, कुछ पढ़ के समझते हैं, कुछ सुन के समझते हैं, तो सब में अलग अलग होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। क्या है? या व्यक्तिगत असफलता है। यहीं पे अगर सारे बच्चों का पूछा जाए तो फिर आपका वहाँ पे क्या होगा? आपका बच्चे को कहीं भी निगेटिव नहीं रखते हैं। क्या है? बच्चे की निगेटिव नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों को निगेटिव नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि क्या है? सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, वो असफल हो रहा है तो उसमें टीचर उसकी व्यक्तिगत है। लेकिन क्यों है? क्योंकि टीचर उस बच्चा जिस हिसाब से सारे बच्चे समझ रहे हैं वो उसकी अभिरुचि या उसकी आवश्यकता यानी समझने का तरीका अलग उसको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी व्यक्तिगत असफलता है। ठीक, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। क्या है? आज्ञाकारिता। क्योंकि आप किसमें देख रहे हैं?
विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी के लिए सहभागिता या ईमानदारी या उत्तरदायित्व की अनुभूति, ये बच्चों में तुरंत अभी डेवलप, उत्तरदायित्व हमारा क्या है, ये बच्चे में अभी तुरंत डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं सही है। ईमानदारी भी नहीं है, सहभागिता वो खुद सीख रहा है, कर रहा है, तो इसमें भी तो आपका वहाँ यहाँ पे क्या है, आज्ञाकारिता जो है ये बच्चे के हित में है। यानी अगर कोई भी बच्चा आज्ञाकारी है तो उसका मानव व्यवहार में, जैसे समाज है या कोई भी, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, माता पिता, शिक्षक, बड़े जनों का आज्ञा कर रहा है, तो वो आज्ञा में जो अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं वो उसको अचीव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं। क्या है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है। यानी जब आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं, उसमें एक विद्यार्थी खड़ा होता है और वह उससे रिलेटेड नहीं, अलग से कोई प्रश्न पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? वो टॉपिक से हटकर या सब्जेक्ट से हटकर कोई प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या उसे गैर, यहाँ पे गौर लिखा है, आपको गैर कर लेना, यहाँ पे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जब आप कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा पूछ रहा है उससे हटकर, तो कक्षा के बाद यानी क्लास जब खत्म होती है तो आप उसके प्रश्नों को पूछिए दोबारा और उससे उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उसे दंडित करेंगे तो उसका मनोबल घटेगा। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। कोई भी विद्यार्थी कैसे भी प्रश्न पूछता है तो आपका क्या है उत्तरदायित्व कि आप उसके प्रश्नों का जवाब दें। ठीक है, और पॉजिटिव ढंग से। अगला प्रश्न है, एक प्रसमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। यानी कोई बच्चा है जो 12 वर्ष का है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या संभव है? कुल प्रेरक समझने की कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। तो 12 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, 12 साल का कोई बच्चा है, यानी इसको किशोरावस्था में रखते हैं। तो किशोरावस्था से रखते हैं। किशोरावस्था में क्या होती है कि इस समय में जो बच्चे होते हैं, यानी 9 से 12 कर लीजिए, ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक ने क्या 15 भी माना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं इस अवस्था में, ये औपचारिक शिक्षा के द्वारा, यानी औपचारिक शिक्षा के द्वारा ये समाज को, संस्कृति को बहुत सरल समझते हैं और ये अपने आप को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, ये संबंध को नियम, तर्क, योग्यता या आत्म अनुशासन हो या सामाजिक अनुमोदन, इन नियमों का क्या करते हैं, ये अधिगम करते हैं। ठीक है, इस साल के बच्चे, इसको आंधी तूफान का समय भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चों में क्या है, ये जैसे जब जो बच्चे हैं ये समाज में जीने के लिए औपचारिक शिक्षा का या फिर जो भी है तर्क वितर्क करना, नियम करके उसका संबंध बनाना, ठीक है, अपने आप को क्या दिखाना, अच्छा दिखाना, अपने आप को आत्मविश्वासी समझना, ये सब इस उम्र में होता है। तो इस उम्र में क्या होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन लेना, यानी जो समकक्षी है उनके अनुमोदन के लिए क्या होते हैं, ये बेचैन होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय से विद्यार्थी के भाग जाने का कारण है। क्या है, विद्यालय से विद्यार्थी, अगर विद्यालय से कोई विद्यार्थी भाग जा रहा है तो उसका कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, विद्यार्थी में अध्ययन में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति होना। तो इसमें क्या है, जैसे क्लास से अगर कोई बच्चा चला जा रहा है तो इसका कारण, मेन कारण इनमें से क्या हो सकता है? क्या कक्षा में शिक्षक की रुचि का अभाव है तो बच्चा वहाँ से निकल जाएगा, या विद्यार्थी में अध्ययन का अभाव है, या कक्षा में दंडित नहीं किया जा रहा है तो बच्चा कक्षा छोड़, या समस्या के प्रति शिक्षक का निर्दयी अभिवृत्ति। यानी कोई भी, तो ऑप्शन आपका डी सही है। यानी विद्यार्थी में अगर विद्यार्थी कक्षा से चला जा रहा है तो छात्र की जो समस्या है उसके प्रति शिक्षक क्या है, असंवेदनशील रवैया कर रहा है। ठीक है, वो कैसा है, असंवेदनशील है, वहाँ की जो वातावरण है वो अप्रजातांत्रिक स्वरूप कर रहा है, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव लग रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है, वहाँ पे सुरक्षा का अभाव लगेगा। इन सब कारणों से क्या होगा, जो विद्यार्थी है वो विद्यालय से भाग जाता है। यानी इस प्रकार के ऑप्शन अगर मिल रहे हैं तो आपका सही जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। इसके स्थान पर अगर दिया जाए विद्यालय में वातावरण अच्छा नहीं है, या भावना जो उसकी सुरक्षा की भावना है उसमें उसको सही नहीं लग रहा है, उसमें अभाव लग रहा है, या जो कार्य चल रहा है, शिक्षा का कार्य चल रहा है वो सुचारू रूप से सही से नहीं चल रहा है, तो इस सब के कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, यानी कोई बालक है जिसके अंदर आप श्रम की स्फूर्ति का विकास कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से करेंगे? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, क्या शिक्षक
अपना श्रम करेगा, अपना परिश्रम करेगा, उससे उसको स्फूर्ति मिलेगी, या शिक्षक श्रम के महत्व की व्याख्या करेगा, या किसी कहानी में कोई व्याख्या बता रहा है कि बहुत श्रम किया फिर उसे ये फल मिला, इससे होगा, या समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। चौथा है विद्यार्थी को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा, यानी चाहे व्याख्या करे चाहे उदाहरण दे। तो इनमें से कोई कौन सा आपको सही लग रहा है? बात करते हैं तो इसमें सी ऑप्शन सही है। जब भी कोई ऐसा समय पड़ रहा है तो विद्यार्थी से श्रम का जो अवसर अगर ऐसा आ रहा है तो वो करेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी स्फूर्ति में विकास होगा। तो ऑप्शन समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना। जब ऐसा अवसर मिलेगा तो जैसे भी किसी भी क्षेत्र में अगर स्किल डेवलप करना है तो जब ऐसा समय आ रहा है उससे वो काम करवाया जा रहा है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, क्या पूछा गया है? बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन क्षेत्र आपको बताना है। इसमें से बाल विकास का कौन सा है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ये क्या करता है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है क्या बाल विकास? या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या में ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास में क्या है? जो बाल विकास है ये बाल विकास कैसा है? जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक इसमें जो जैविक या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे उस पर निर्भर करता है। उसमें क्या आती है? स्वायत्तता आती है, उसकी तरफ वो बढ़ता है। फिर बच्चों में धीरे धीरे संज्ञानात्मक, समाज में रहता है, सामाजिक, दूसरे लोगों से मिलता है, तो उसमें क्रमिक धीरे धीरे क्रम से इनका विकास होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बाल विकास की परिभाषा क्या होगी? यानी जो बच्चा है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, ये आपको बताना नहीं, मैं बता रही हूँ कि मतलब अगर जैसे कोई बच्चा है जो जन्म ले रहा है, एक छोटा सा बच्चा जन्म ले रहा है जिसको कुछ नहीं, केवल हंसना और रोना पता है, ठीक है, केवल रोना आता है और हंसना आता है, उसमें धीरे धीरे जैविक विकास हो रहा है, यानी उसकी ग्रोथ हो रही है। वो आसपास की चीज़ों को देख करके धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल का ऐसे उसकी ग्रोथ हो रही है, और किशोरावस्था तक पूरे जीवन तक क्या हो सकती है? विकास हो सकता है। लेकिन जब इनका धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपने आप पे निर्भर हो रहे हैं, आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, तो इससे उसका क्या, सामाजिक, आसपास की चीज़ों से सामाजिक, अपने अंदर सोचने समझने से संज्ञानात्मक, और दूसरी चीज़ों से जो कर रहे हैं उससे क्रमिक विकास होगा। तो ऑप्शन डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, यानी आपको बाल मनोविज्ञान और पैडागोजी पढ़ाई जा रही है, तो बाल मनोविज्ञान टीचर बनने से पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करेगा। क्या आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करेगा, या परीक्षा में के परिणाम में उन्नति होती है इससे, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। क्या आप पढ़ रहे हैं और इससे बच्चों को अभिप्रेरित कर लेंगे, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। यानी आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चों का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, बच्चों की वृद्धि कैसे हो रही है, उम्र के साथ साथ बच्चों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चों को, हर बच्चों में अलग अलग सोच समझ की क्षमता अलग अलग होती है, तभी तो आप बच्चे को, हर बच्चा एक समान नहीं होता है, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में तेज है, कोई बच्चा किसी में, बच्चे को अलग अलग समझाने के तरीकों को, ये सब किसमें, बाल मनोविज्ञान में हम देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों के व्यवहार को समझेंगे, ठीक है, कि बच्चा किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से समझेगा, तो इससे क्या होगा, शिक्षक को सहायता मिलेगी पढ़ाने में। तो ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन? डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ है। यानी आपको मानवीय मूल्य बताना है, ह्यूमन वैल्यूज़ बताना है। तो ह्यूमन वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये चाहे नैतिक हो या सामाजिक हो, ठीक है, कोई भी विकास हो, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। क्या है? जो मानवीय मूल्य होते हैं ये बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या करेंगे, मदद करते हैं। अब प्रकृति में क्या है, सर्वात्रिक है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार के, यानी मानवीय मूल्य का विकास अर्थ क्या है कि चाहे नैतिक सामाजिक कोई भी हो, इनका सर्वांगीण विकास करने में मानवीय मूल्य जो हैं ये मदद करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, मतारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, यानी किसी की नकल करना, कॉपी करना, अभिव्यक्ति करना। क्या है? तो मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यू, सर्वांगीण विकास, चाहे सामाजिक हो नैतिक हो, अंगीकरण होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। यानी बच्चा समाज में है, ठीक है, समाज में रहकर, स्कूल में रहकर, जहाँ भी जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो उसको देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है, और फिर वो अंगीकरण हो रहा है, उसके व्यवहार में चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या है, जब अंगीकरण करेगा तभी उसके व्यवहार में चीज़ें दिखेंगी ना, तो ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। क्या है? बी सही है, अंगीकरण करना। अगला प्रश्न देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या है?
एक विद्यार्थी को समझाने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी क्या होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका बाल मनोविज्ञान की जानकारी अगर है तो क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दिया गया है। तो बाल मनोविज्ञान में अभी आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि जब बाल मनोविज्ञान का आप अध्ययन करते हैं तो बच्चे की हर चीज़ों को बताया जा रहा है, बच्चे की ग्रोथ, वृद्धि, बच्चे की रुचि, किस प्रकार से बच्चे किस प्रकार के होते हैं, हर बच्चे की अलग अलग चीज़ों को। तो इसमें क्या होगा, आप बच्चे के व्यवहार को समझेंगे, ठीक है, बच्चों को समझेंगे, किस प्रकार से बच्चे, कौन से बच्चे किस प्रकार से समझते हैं, हर बच्चे अलग नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें। तो बाल मनोविज्ञान भी सही है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होगी, ये भी सही है, ठीक है। अगर उनके अंदर बच्चों को समझने की प्रवृत्ति है तो शिक्षक अच्छी जानकारी दे सकता है। अगर बच्चे को समझ नहीं रहा है कि बच्चा किस प्रकार से समझेगा और टीचर आ रहा है पढ़ा के चला जा रहा है तो भी नहीं सही है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मति, ये भी सही है, यानी कोई भी बच्चे किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से पढ़ाने में रुचि रखते हैं इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। क्या है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? क्या है, यानी इनमें से आपको बताना है कि किस स्तर में बच्चे जो हैं वो अपने समकक्षी, जो अपने समान उम्र के बच्चे हैं, उनसे सक्रिय सदस्य करते हैं। किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, प्राक बाल अवस्था में, या बाल्य अवस्था में। किस उम्र में करेंगे? किशोरावस्था में। अभी पहले भी इसकी बात हो रही थी कि किशोरावस्था होती है जिसमें अपनी उम्र के लोग बच्चों को अच्छे लगेंगे, उन्हें अपने आप में विश्वास होगा, वो अपने आप को आत्मनिर्भर समझते हैं, ठीक है। वो जो भी हैं समाज के लोग उसमें औपचारिकता दिखाएंगे, अपने आप को गुड फील करवाएंगे, ठीक है, अपने आप को बेहतर दिखाएंगे। तो ये सब किसमें? किशोरावस्था की उम्र में। तो ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, मनोचित्रण का संदर्भ है। क्या है? मन का चित्रण। मन का चित्रण यानी मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्रहिता को बढ़ाने की एक तकनीकी है, या जोखिम भरे कार्य को करने का कर्म योजना है, या मन का चित्र खींचना है, या मन के प्रकार का अन्वेषण है। मनोचित्रण यानी मन का चित्रण। तो मन का चित्रण क्या है? मन में जो प्रकार हो रहे हैं उनका अन्वेषण हो रहा है, उनका अन्वेषण जो करते हैं वो क्या है? मनोचित्रण है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? आपको बताना है इनमें से क्या नहीं है एक प्रतिभाशाली बच्चे का गुण या संकेत। कौन सा लक्षण ऐसा है जो प्रतिभाशाली बच्चे का नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति का अनूठापन, या कौतूहल। तो इसमें ऑप्शन बी सही जाएगा। ऑप्शन निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव देना है। ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन बी सही है। यहीं पर प्रतिभाशाली बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें सृजनात्मकता होती है, ये क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। इनके मन में एक से एक विचार आते हैं, ठीक है। ये बहुत उत्सुक होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए। आसपास कोई चीज़ है, कोई भी बात है तो उसमें एक बात आप पूछेंगे, उससे बनने हुए हजारों प्रश्न मन में उनके उठता रहेगा और पूछते जाएंगे। तो ये कौन होते हैं? प्रभावशाली बच्चों का गुण है। अभिव्यक्ति का अनूठापन होता है, ठीक है। यानी अगर वो अपने अर्थों को दे रहे तो रटी रटाई चीज़ों में नहीं, किसी भी चीज़ को आप पूछ रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ एक अलग ढंग से बताने में वो कैसे होते हैं? अग्रसर होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, यानी जो बालिका शिक्षा को महत्व देना क्यों उचित है? ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं प्रश्न में, महत्व देना और भी। तो बालिका शिक्षा को महत्व देना आवश्यक है, क्यों उचित है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। क्या सभी बालिकाएं जो हैं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं? ऑप्शन ए सही है? नहीं, गलत है। बालिकाएं बालकों में अल्पसंख्यक होती है, ये तो कोई कारण ही नहीं है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, यानी अतीत जो है उसमें बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया, तो उनको शिक्षा देना इसीलिए महत्व है लड़कों। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं हो समर्थ होती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है इसको सही कर लीजिए। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में, केवल यहाँ कर लीजिए, ठीक है, केवल बालिकाएं ही यहाँ पे ही सामर्थ्य होती हैं। यानी कोई भी सामाजिक अगर परिवर्तन हो रहा है तो सबसे अधिक नेतृत्व किसका होता है? बालिकाओं का होता है। एक बालिका, ठीक है, यानी एक लड़की है, शादी होती है, एक बालिका बड़ी होती है, शादी होती है, ठीक है, वो एक बच्चे को बड़ा कर रही है। घर का माहौल क्यों? सबसे पहले ही अगर शिक्षिका मानते हैं तो माँ को मानते हैं ना, माँ एक बच्चे को बड़ा, घर पे हर माहौल रखती है, सबसे पहले शिक्षिका माता को ही बोलते हैं। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं, यानी कोई भी सामाजिक परिवर्तन किससे होता है? घर से बच्चा शुरू होता है, कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कौन उसको सबसे पहली टीचर होती है? माँ होती है, ठीक है, सबसे पहले। तो क्या है, समाज में वही आगे चल के तो
यहाँ पे ऑप्शन डी सही जाएगा। किसी भी सामाजिक परिवर्तन अगर कोई भी हो रहा है किसी भी उम्र में जाके, तो उनकी जो पहली प्रारंभिक शिक्षा है या घर की जो भी है वो एक महिला ही करती है, एक माँ ही करती है, ठीक है। हालांकि कहते हैं कि पिता की भी मेन भूमिका होती है, लेकिन ना ही इतना टाइम होता है, ना ही इतने जिम्मेदारी कोई भी पिता ढंग से निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। क्या है? डी सही जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नेगेटिव पे नहीं बोल रही हूँ कि कोई पिता निभाता नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं तो छोटे बच्चे सबसे पहले माँ के ही करीब होते हैं, ठीक है, और वहीं से ही जीवन शुरू होता है बच्चे का, तो माँ से ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। ऑप्शन डी लगाना ही नहीं है, ऑप्शन डी सही ही है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। क्या है समन्वित शिक्षा? देखिए शिक्षा दो है, एक समावेशी शिक्षा होती है, एक समन्वित, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एक दूसरे पर ही निर्भर होती है, यानी जो विकलांगता का है उन्हीं पे ये आती है। तो समन्वित शिक्षा क्या होती है? समन्वित शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हर बच्चे को, यानी जो असामान्य बच्चे हैं, ठीक है, यानी जिसमें विकलांगता है, जो असामान्य बच्चे हैं, तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। क्या है? उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो इससे उन बच्चों में क्या है, हीन भावना नहीं आएगी। वो बच्चे भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे, ठीक है। उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, हीन भावना हटेगी। अपने आप को भी वो और उत्सुक समझेंगे, ठीक है, कुछ करने की समझेंगे कि हाँ मैं भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ, हमें भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो अपने आप को और पॉजिटिव समझेंगे, पॉजिटिव समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समन्वित शिक्षा होती है। वहीं पे समावेशी शिक्षा करते हैं बात, तो समावेशी शिक्षा जो होती है, ये शिक्षा ये होती है कि इसमें बच्चों की हम देखते हैं ज़रूरतों को, यानी कोई बच्चा जैसे किसे सुनने में दिक्कत है, या आँखों में दिक्कत है, या चलने में दिक्कत है, या लिखने में दिक्कत है, या पढ़ने में दिक्कत है, तो उनकी ज़रूरतों को देख के और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अलग शिक्षा देना, ये होती है समावेशी शिक्षा, ठीक है। फिलहाल अगर आज ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा समावेशी शिक्षा पे दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए समन्वित शिक्षा में एक सामान्य बच्चा कोई भी चीज़ अच्छे से समझ ले रहा है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को हम नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ाते जा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर मनोबल तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ में, जैसे कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, या कोई बच्चा सुन के समझ नहीं पा रहा है, सुनने में दिक्कत है, सुन नहीं पा रहा है आपको, तो उसमें नहीं हर चीज़ें अच्छे से समझ सकता है ना, लेकिन अगर उनकी ज़रूरतों को देखते हुए कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उनकी ज़रूरतों को करते हुए, या कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो सुनाकर समझाकर पढ़ाने में, तो इस प्रकार से उनकी ज़रूरतों को अगर हम कर रहे हैं, तो इन बच्चों को, जो सामान्य बच्चे हैं और जो बच्चे विकलांगता वाले हैं, उनको बच्चों को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन देखेंगे, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित समझ में आ गया ना? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही? इसमें आपका ऑप्शन जो सही जाएगा, ये सही जाएगा बी, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। किस पे है? पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। सबसे अच्छा उपचार कौन सा होगा? यानी अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की कोई समस्या अगर हो रही है तो सबसे अच्छा उपचार कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित का अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण, ठीक है। तो कौन सा सही जाएगा? अगर कोई समस्या आ रही है तो जब हम निदानात्मक शिक्षण देंगे, यानी क्या है, पहले क्या है, बच्चे का निदान करेंगे। निदान मतलब बच्चे को पहले समझेंगे, ठीक है, कि क्या दिक्कत है, क्यों बच्चा समझ नहीं रहा है, किस प्रकार से समझाने में इसको समझ में आएगा। ये चीज़ हम जब देख लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उसका उपचार करेंगे, यानी भविष्य के लिए उसका निर्धारण कर सकते हैं, सही दिशा देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को हम समझा सकते हैं, या बच्चे किस चीज़ में रुचि रखते हैं। इन सब चीज़ों में सबसे पहले क्या है, बच्चे को उनकी समस्या का उपचार क्या है, निदान है। क्या है? निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार अनुप्रेरित करता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार से करवा सकता है बच्चे को? यहाँ पे इसमें ऑप्शन आपका माना जो 20 ए सही है, पुरस्कार देकर। देखिए सही मार्गदर्शन कराकर, मार्गदर्शन हम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन केवल मार्गदर्शन कराने से या केवल पुरस्कार देने से भी कोई बच्चा अनुप्रेरित नहीं हो सकता है, ठीक है। शिक्षण यहाँ पे अनुप्रेरित, हाँ, तो अगर बच्चा जैसे कोई क्या कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो थोड़ा आगे उसको और बढ़ाने के लिए हमें उसको पुरस्कार देना, कभी टॉफ़ी दे रहे हैं, कभी चॉकलेट दे रहे हैं, कभी गुड दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो और प्रेरित होगा,
ठीक है, उसमें और उत्सुकता आएगी, वो खुश होगा। आज अगर वो 2 लाइन पढ़ा है तो कल और वो सोचेगा मैं और आगे भी जाऊँ। तो इससे क्या है, ऑप्शन ए सही है, पुरस्कार देकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर, ये सब नेगेटिव है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे और उसे डांटेंगे। तो फिलहाल अब शिक्षा का हर चीज़ चेंज हो गया है, तो इस हिसाब से आपको देना है। बात करते हैं अगर हम लोगों के टाइम में, तो हम लोगों के टाइम में अगर हम लोग प्राइमरी में थे, यानी जब 1 to 5 में थे, तो हर चीज़ के लिए लगभग दंडी दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन उसकी उपेक्षा करना निगेटिव जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा है, वो आपके पास क्या करने आ रहा है, शिक्षा लेने आ रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है। आपके यहाँ का व्यवहार भी बच्चों पे प्रभाव डाल रहा है, तो आपका ये गलत जाएगा। परीक्षा में कम अंक देना भी उसके अंदर क्या आएगी, वो डिमोटिवेट होगा, उसमें हीन भावना आएगी, तो वो और भी पीछे हो जाएगा। ये भी नहीं सही। उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे कि इसकी क्या रुचि है, क्या इसका, जैसे हर बच्चे अलग अलग होते हैं ना, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहा है। जब हम उसका क्या करेंगे, कारणों को जानेंगे, फिर हम उसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। सबसे पहले सब में ये रखिए कि अगर बच्चा किसी चीज़ में कोई गलती कर रहा है क्या, तो कारण जानना। अब कारण किस तरीके से आप जान सकते हैं, हर ऐसा कुछ है, जैसे बच्चा अगर सम्मान नहीं कर रहा है, पहले से आपसे बच्चे में कोई नहीं था, नहीं कर रहा है, तो उसके अभिभावक उसकी रुचियों को, उसकी बातों को, उसकी आदतों को अभिभावक बताएंगे ना, तो इस प्रकार से वहाँ से आप ले सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप समझेंगे किस प्रकार से, क्यों नहीं समझ रहा है बच्चा, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन अगला देखिए, प्रश्न, शिक्षण का सत्तावादी स्तर, यानी शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है, शिक्षण का, यहाँ पे दोनों ध्यान दीजिए, अगर शिक्षण का पूछा जाए तो ये आपका शिक्षक केंद्रित क्या है, ऑप्शन ए सही है। शिक्षण केंद्रित क्या है, अगर आपको शिक्षण का सत्तावादी पूछा जाए तो आप शिक्षक केंद्रित बताएंगे, लेकिन वहीं पर आपसे शिक्षक का प्रजातांत्रिक अगर पूछा जाए तो क्या होगा, छात्र केंद्रित। यहाँ पे सत्तावादी पूछा गया तो आपका क्या है, शिक्षक केंद्रित, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर, सत्यावादी शिक्षक है, लेकिन यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए शिक्षक का प्रजातांत्रिक क्या है, प्रजातांत्रिक अगर पूछा जाए स्तर, तो छात्र केंद्रित होगा। कैसा होगा, छात्र केंद्रित। यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, चरित्र का विकास है, यहाँ पे तालिका है, आप चरित्र सही कर लीजिए। MCQ क्या है, चरित्र। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव या व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन चारों आप पढ़िएगा। तो किसी भी बच्चे की चरित्र का विकास किस प्रकार से होगा, यानी बच्चा, एक छोटा बच्चा प्राइमरी में आ रहा है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उनकी अगर चरित्र का हमें विकास करना है तो क्या है, इच्छा शक्ति के द्वारा, यानी उसकी इच्छा क्या है, किस प्रकार से उस चीज़ों को जान के, उसको समझा के, ठीक है, तो इसके द्वारा भी है। बर्ताव किस प्रकार से कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये भी डिपेंड करता है इसके विकास में, ठीक है। कारणों को जानेंगे, बर्ताव के, व्यवहार को, फिर हम उसको उस प्रकार से समझा करके चीज़ें ले जा सकते हैं। नैतिकता के द्वारा, ठीक है, नैतिकता के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा ही हम चरित्र का विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, यानी चरित्र के विकास के लिए इच्छा शक्ति, बर्ताव है, व्यवहार है, नैतिकता है, इन सब चीज़ों के द्वारा हम कर सकते हैं किसका, चरित्र का विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? क्या है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शिक्षण जो है वो अधिगम का स्तर नहीं है। विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझदार स्तर। आपको क्या पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, निगेटिव, शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो शिक्षण का अधिगम स्तर विभेदीकरण क्या हो सकता है, क्या हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम विभेद कर रहे हैं हर चीज़ों में, तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, समावेशी शिक्षा में विभेद किया जाता है, लेकिन वहाँ पे बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए, ज़रूरत की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये आपका ए गलत जाएगा, विभेदीकरण स्तर निगेटिव है। यह ऑप्शन आपका ए सही है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। स्मृति स्तर, स्मृति किस प्रकार से, इस चीज़ों से शिक्षण के अधिगम का स्तर, ये भी है। चिंतनशील है, ठीक है, ये भी है। समझदार है, ये भी है। तो ऑप्शन ये तीनों सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? यानी कोई विद्यार्थी है जो कक्षा में कुछ भी हो रहा है तो उसमें भाग लेने में वो संकोच कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगर बच्चा कोई संकोची है तो क्लास में आ रहा है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर वो आपके पास आ क्यों रहा है पढ़ने, क्यों आ रहा है? अगर वो बच्चा आ रहा है, संकोच है उसके पास, आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, वो आया, जो आप बता दिए
क्या किया क्या नहीं किया, पूछे नहीं आप, उसको क्या समझ में आया नहीं आया, क्या है, ये आपका गलत जाएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। क्या है, जो वो तो दे सकेगा उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे, ये भी आपका गलत जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे अगला देखिए, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास पात्र बन सकता है। चलिए ये भी देखते हैं, थोड़ा लग रहा है अगला, लेकिन पहले देखिए हम, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा क्या है, वह संकोची है, बच्चा जो है वह संकोची है। तो संकोची के लिए जब वो उत्साहित हो, यानी जब हम देखें कि वह बच्चा उत्साहित है, तब हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो उसका मनोबल और बढ़ेगा। ठीक है, उसकी संकोच जो है, संकोच भावना है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। क्या है, डी सही है। उससे तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा, क्योंकि अगर वो बच्चा यहाँ पे जैसे है, बच्चा नहीं बता पा रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं, तो उसकी जो संकोच की भावना है वो नहीं बता पाएगा, तो और भी बढ़ेगी ना कि पता नहीं सही है या गलत है या हमने सही था, उत्साहित नहीं होगा थोड़ा। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है, इस साल जो परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए। तो क्या शिक्षा प्रशासन वाला होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए? अगर बात करते हैं कि शिक्षा कैसा होना चाहिए शिक्षक स्कूल में, तो प्रशासन करने वाला होना चाहिए। शिक्षा हमेशा कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। तो ये 30 प्रश्न थे। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को देख के आपको इजी लगा होगा, लेकिन अगर आप ये 2011 का आप देखे हैं 30 प्रश्नों को, इसमें आप अगर समझ के पढ़े थे, अगर आप समझ के पढ़े हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे ना। हर प्रश्न कैसा था, लगभग कॉन्सेप्ट पे समझ पे था। लेकिन यहीं पर अगर 2013 का आप देखेंगे, वहीं पे आप 2013 का देखेंगे, तो जो बच्चे इस साल पेपर दिए होंगे वो 13 में जाएंगे ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना चेंज हो गया है। वहाँ पे लगभग हर मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, लगभग अगर बात करते हैं तो 50% यूपी टेट में। ठीक है, इसका तो लगभग सीटेट के तरीके से था, सीटेट में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल प्रश्न का जो ऑप्शन है और भी बड़ा बना देते हैं, यानी पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो समझ, जैसे इसमें समझ ज़्यादा दी गई है ना, तो समझ आधारित ही सीटेट में होते हैं। तो फिर ठीक है, समय काफ़ी हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले PYQ को देखते हुए, यानी 2013 के प्रश्नों को। ये CDP था। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में अभी हम हिंदी और साइंस को लेकर आते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।